हम्म। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो कला, संस्कृति और इतिहास का एक ऐसा संगम है जो किसी भी जिज्ञासु मन को रोमांचित कर सकता है। बिल्कुल। मेरे पास आज जो नोट्स का कलेक्शन है ना, द रिथम ऑफ इंडिया क्लासिकल एंड फोक डांस कंपेंडियम, ये वाकई कमाल का है। ये सच में एक मास्टर क्लास की तरह है। हाँ, तो अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, खासकर एसएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने देखा होगा कि डांस फॉर्म से सवाल हर शिफ्ट में आते ही आते हैं। आते ही हैं, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है। एकदम सही। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ इन नामों की कोई लिस्ट रखना नहीं है। हम इन पन्नों में दर्ज जानकारियों को एक कहानी की तरह डिकोड करेंगे, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाए। और यही सही तरीका भी है। जब हम किसी भी विषय को सिर्फ रटने की कोशिश करते हैं तो वो एक बोझ बन जाता है। लेकिन इन नृत्यों के पीछे का जो इतिहास है, उनकी उत्पत्ति है और उनके सांस्कृतिक महत्व को समझ लेने के बाद कोई भी इन तथ्यों को कभी नहीं भूलेगा। मतलब उनके पीछे का क्यों समझना जरूरी है। बिल्कुल। भारत की सांस्कृतिक विरासत इतनी वैज्ञानिक तरीके से बुनी गई है कि हर नृत्य के पीछे एक ठोस कारण और एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। आज हम उसी पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत के शास्त्रीय नृत्यों यानी क्लासिकल डांसेस की दुनिया से शुरुआत करते हैं। मैंने नोट्स में देखा कि संगीत नाटक अकेडमी द्वारा भारत में केवल 8 नृत्यों को ही शास्त्रीय नृत्य का आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। हाँ, केवल 8। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे प्राचीन नाम है तमिलनाडु का भरतनाट्यम। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि इसे हमेशा से भरतनाट्यम नहीं कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था? इसका पुराना नाम सादिर था। मंदिरों की चारदीवारी और राजाओं के दरबार तक ही सीमित रहा। लेकिन समय के साथ, खासकर ब्रिटिश काल में, इस कला का पतन होने लगा था और इसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। और यहीं पर रुक्मिणी देवी अरुंडेल का नाम आता है ना? मैंने पढ़ा है कि उन्होंने ही इस कला को वापस वो सम्मान दिलाया जो इसे मिलना चाहिए था। एकदम सही कहा आपने। रुक्मिणी देवी अरुंडेल ने इस नृत्य को मंदिरों से निकालकर आधुनिक मंच तक पहुंचाया। उन्होंने इसके कॉस्ट्यूम और प्रेजेंटेशन में भी बदलाव किए थे। हाँ, उन्होंने इसकी वेशभूषा और संगीत में कई सुधार किए। उनके इस कदम ने भरतनाट्यम को एक नया जीवन दिया। उनके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति जैसी दिग्गज कलाकारों ने इसे घर घर में लोकप्रिय बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि यामिनी जी भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी में भी उतनी ही पारंगत है। बिल्कुल। और सोनल मान सिंह, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम और मल्लिका साराभाई जैसे नामों ने तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। ये सफर वाकई प्रेरणादायक है। अब अगर हम दक्षिण के इन मंदिरों से निकलकर सीधे उत्तर भारत के राज दरबारों की तरफ चलें तो माहौल बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, वहाँ अलग ही रंग है। उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में कत्थक का दबदबा है। नोट्स में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से लिखी है कि कत्थक का विकास नवाबों के दरबार में हुआ। यही वजह है कि इसमें चक्कर और पैरों की तेज गति, जिसे हम फुटवर्क कहते हैं, उसका इतना ज्यादा महत्व है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कत्थक शब्द कथा से बना है। शुरुआत में कत्थक करने वाले लोग मंदिरों में भगवान की कहानियां सुनाते थे। फिर ये दरबारों तक कैसे पहुंचा? जब ये कला मुगल और राजपूत दरबारों में पहुंची तो इसका स्वरूप बदल गया। दरबार में राजा को प्रभावित करना होता था, इसलिए इसमें तकनीकी जटिलता आ गई। तेज लय पर पैर चलाना, एक के बाद एक कई चक्कर लगाना और फिर अचानक सम पर आकर रुक जाना, ये सब दरबारी संस्कृति का ही प्रभाव है। और जब भी कथक का नाम आता है तो महाराज परंपरा का जिक्र होना लाजमी है। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज ने जो विरासत छोड़ी है वो अतुलनीय है। बिल्कुल। और सितारा देवी और शोभना नारायण जैसे कलाकारों ने कथक की इस भव्यता को मंच पर जिस तरह जिया है वो अद्भुत है। अच्छा, अब अगर हम वापस दक्षिण में केरल की तरफ चलें तो वहां कथकली मिलता है। कथकली की तस्वीरें देखते ही मन में कई सवाल उठते हैं। जैसे मैंने हमेशा सोचा है कि इतना भारी भरकम मुकुट, चेहरे पर इतना विस्तृत और मोटा मेकअप लगाकर कलाकार कैसे सांस लेते होंगे और बिना एक शब्द बोले पूरी रामायण या महाभारत कैसे समझा देते हैं। ये कथकली का सबसे रहस्यमयी और आकर्षक हिस्सा है। कथकली में कलाकार मंच पर कुछ नहीं बोलता, कहानी पीछे चल रहे संगीत और गायन के जरिए बताई जाती है। तो सारा खेल एक्सप्रेशंस का है। बिल्कुल। कलाकार का पूरा ध्यान अपने चेहरे की मांसपेशियों, भौहों और खासकर आंखों के संचालन पर होता है। उस भारी मेकअप और वेशभूषा का उद्देश्य ही कलाकार को एक इंसान से एक अलौकिक पात्र में बदल देना है, जैसे कोई देवता या राक्षस। हाँ, एकदम। प्राकृतिक रंगों से कई घंटों तक मेकअप किया जाता है। कलामंडलम गोपी, रीता गांगुली और कलामंडलम कृष्णन नायर जैसे दिग्गजों ने अपनी आंखों के इशारों से महाकाव्यों को जीवंत किया है। कमाल की बात है। आंखों और चेहरे के भावों का ऐसा नियंत्रण सच में किसी साधना से कम नहीं है।
और इसी कड़ी में अगर हम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी की बात करें तो वो कथकली से काफी अलग लगता है। बिल्कुल। नोट्स बताते हैं कि कुचिपुड़ी केवल एक नृत्य नहीं है, बल्कि है नृत्य और नाटक का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है। सही कहा। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई थी, जहां ब्राह्मणों के समूह इसे एक धार्मिक नाटक के रूप में करते थे। इसमें तेज फुटवर्क और नाट्य अभिनय का बेहतरीन संतुलन होता है। इसमें राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेंपति चिन्ना सत्यम और अपर्णा सतीसन जैसे कलाकारों का नाम प्रमुखता से आता है, जिन्होंने इसे वैश्विक पटल पर रखा है। हाँ, ये सभी बहुत बड़े नाम हैं। अब पूर्वी तट की ओर मुड़ते हैं। ओडिशा का ओडिसी नृत्य, जो मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस नृत्य को पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही नई चीज पता चली। क्या? इसमें एक शब्द बार बार आता है, गोटीपुआ। क्या आप समझा सकती हैं कि ये गोटीपुआ आखिर क्या है और इसका ओडिसी से क्या लेना देना है? ये ओडिशी नृत्य के इतिहास की सबसे अहम कड़ी है। एक समय था जब मंदिरों में महिलाओं को नृत्य करने की अनुमति नहीं थी। तब भगवान जगन्नाथ की स्तुति के लिए छोटे लड़कों को महिलाओं के कपड़े पहनाकर उनसे नृत्य करवाया जाता था। अच्छा, तो लड़कों को तैयार किया जाता था? हाँ, इन्हीं युवा लड़कों को गोटीपुआ कहा जाता था। इनके नृत्य में बहुत ज्यादा कलाबाजी और लचीलापन होता था। यही गोटीपुआ परंपरा आगे चलकर आधुनिक ओडिसी नृत्य का आधार बनी। ये तो बहुत ही शानदार विजुअल बनाता है दिमाग में। और फिर केलुचरण महापात्र जी का नाम आता है। मैंने पढ़ा है कि उन्होंने ओडिसी को लगभग विलुप्त होने की कगार से वापस खींचा था। हाँ, केलुचरण महापात्र जी का योगदान ऐतिहासिक है। जब ओडिसी लगभग खत्म हो रहा था, तब उन्होंने ओडिशा के पुराने मंदिरों की मूर्तियों का गहराई से अध्ययन किया। उन मूर्तियों के त्रिभंग पोजीशन को समझा। त्रिभंग मतलब शरीर का 3 हिस्सों से मुड़ना। बिल्कुल। उन्होंने उसे वापस नृत्य में ढाला। उनके इस भगीरथ प्रयास के बाद ही सुजाता महापात्र, माधवी मुदगल और सोनल मानसिंह जैसी नृत्यांगनाओं ने इसे आज के स्वरूप में स्थापित किया। ये कहानियां वाकई इन तथ्यों को याद रखने लायक बनाती हैं। और अब मेरे हिसाब से पूरे शास्त्रीय नृत्यों के नोट्स में सबसे दिलचस्प बात आने वाली है। मैं समझ गई आप किस बारे में बात करने वाले हैं। जब मैं मणिपुर के मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ रहा था, जो कि राधा कृष्ण की रासलीला पर आधारित है, तो मुझे एक ऐसा तथ्य मिला जिसने मुझे सच में चौंका दिया। इस शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू का प्रयोग ही नहीं होता। हाँ, ये बहुत अनोखा है। मतलब भारतीय शास्त्रीय नृत्य और बिना घुंघरू के ये कैसे संभव है? यह विरोधाभास ही मणिपुरी को इतना खास बनाता है। हम अक्सर भारतीय नृत्यों की कल्पना बिना घुंघरू की झंकार और पैरों की तेज थाप के नहीं कर पाते, लेकिन मणिपुरी का पूरा सार उसकी कोमलता, लालित्य और भक्ति में छिपा है। तो घुंघरू का शोर उस भक्ति में बाधा डालता है? ऐसा माना जाता है कि घुंघरू का शोर उस दिव्य वातावरण और रासलीला की पवित्रता को भंग कर देगा। नर्तक इतनी कोमलता से पैर रखते हैं जैसे वे जमीन को छू ही ना रहे हों। ये तो बहुत ही खूबसूरत विचार है। झावेरी बहनों दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना और गुरु बिपिन सिंह ने इस बिना घुंघरू वाले अत्यंत कोमल नृत्य की खूबसूरती को पूरी दुनिया के सामने रखा है। यह कारण जानकर अब शायद ही कोई इस तथ्य को भूलेगा। चलिए अब वापस केरल लौटते हैं। मोहिनी अट्टम, नाम से ही पता चलता है कि ये भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से प्रेरित हैं। हाँ, ये मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। इसकी सादगी और सफेद सुनहरी साड़ी वाली वेशभूषा बहुत ही आकर्षक है। और इसके कलाकारों की सूची में कल्याणी अम्मा, डॉक्टर कनक रेले, सुनंदा नायर के साथ साथ सिनेमा जगत की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी का भी नाम है। मोहिनी अट्टम की धीमी और मोहक चाल इसे बहुत अलग बनाती है। और जैसा कि आपने कहा, सिनेमा और शास्त्रीय कला का यह संगम हमेशा ही कला को आम जनमानस के करीब लाता है। अब हमारी 8 शास्त्रीय नृत्यों की सूची के अंतिम नाम पर आते हैं। असम का क्षत्रिया या सत्रिया नृत्य। इसके बारे में लिखा है कि इसे वर्ष 2000 में ही संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। मतलब आधिकारिक तौर पर ये सबसे नया है। हाँ, लेकिन इसका इतिहास तो सदियों पुराना है ना? बिल्कुल। भले ही इसे आधिकारिक दर्जा हाल ही में मिला हो, लेकिन इसकी जड़ें 15वीं सदी में गहराई तक जाती हैं। इसे महान वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने असम के सत्र यानी मठों में शुरू किया था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य नृत्य और नाटकों के माध्यम से लोगों तक भगवान कृष्ण की भक्ति पहुंचाना था। आज जतिन गोस्वामी और गुरु इंदिरा बी बोरा जैसे दिग्गज इसे मंच पर सहेज रहे हैं। तो ये थी हमारे 8 शास्त्रीय नृत्यों की पूरी कहानी। अब हम अपनी चर्चा के दूसरे और शायद सबसे ज्यादा वैरायटी वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, भारत के लोक नृत्य यानी फोक डांसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, ये नोट्स साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि एग्जाम में कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं जाती जहां लोक नृत्यों से सवाल ना आए। अब यहाँ नामों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम इसे एक बोरिंग लिस्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम कुछ सबसे अनोखे नृत्यों की कहानियों में गोता लगाएंगे। उत्तर भारत से शुरू करते हैं। उत्तर भारत में कश्मीर की वादियां सबसे पहले ध्यान खींचती हैं।
वहां का रऊफ नृत्य परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा सवाल है। रऊफ वसंत ऋतु के स्वागत में किया जाता है ना? हाँ, ये मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। वे एक दूसरे के गले में बाहें डालकर एक पंक्ति में बहुत ही लयबद्ध तरीके से आगे पीछे कदम बढ़ाती हैं। ये वहां के मौसम और उल्लास का सीधा प्रतीक है। इसके अलावा हिकत, कूद, डांडी नाच और मंदजाज भी वहीं के हैं। और कश्मीर से थोड़ा ऊपर लद्दाख की तरफ जाएं तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट सामने आता है। लद्दाख के लोक नृत्य शोंडोल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बनाई है। ये सच में गर्व की बात है। मैंने पढ़ा है कि ये कोई आम नृत्य नहीं है, बल्कि ये वहाँ के राजाओं के लिए किया जाने वाला एक शाही नृत्य है। और साथ ही वहाँ जबरो नृत्य भी काफी मशहूर है। सही जानकारी है। और अगर हम पहाड़ों से थोड़ा और नीचे उतरें तो हिमाचल के नाटी, डांगी और छपेली मिलते हैं। लेकिन उत्तराखंड का छोलिया नृत्य बहुत रोमांचक है। ये एक तलवार नृत्य है। तलवार नृत्य? हाँ, कुमाऊं क्षेत्र में होने वाले इस नृत्य की जड़ें राजपूतों के सैन्य इतिहास से जुड़ी हैं। पहले के समय में जब शादियां होती थीं तो बारात की सुरक्षा के लिए तलवारबाज साथ चलते थे। धीरे धीरे उसी परंपरा ने एक कलात्मक नृत्य का रूप ले लिया। क्या बात है! मतलब आज का एक साधारण सा लोक नृत्य अपने भीतर सदियों पुराना युद्ध कौशल समेटे हुए है। बिल्कुल। पंजाब का ऊर्जा से भरा भांगड़ा और डफ और महिलाओं का गिद्दा तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन हरियाणा का झूमर, जिसे हरियाणा का गिद्दा भी कहते हैं, और लूर नृत्य भी कम दिलचस्प नहीं है, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब अगर हम मध्य और पश्चिम भारत की तरफ चलें तो उत्तर प्रदेश का नौटंकी और चरकुला नृत्य मुझे बहुत आकर्षक लगा। चरकुला वास्तव में एक संतुलन का अद्भुत खेल है। ये ब्रज क्षेत्र में होता है। महिलाएं अपने सिर पर एक बड़ा लकड़ी का पिरामिड रखती हैं, जिसमें 108 जलते हुए मिट्टी के दिए होते हैं। बाप रे, 108 दिए! हाँ, और उस भारी पिरामिड को सिर पर संतुलित करते हुए वे कृष्ण के भजनों पर नृत्य करती हैं। सोचिए इसके लिए कितनी प्रैक्टिस और संतुलन की जरूरत होती होगी। मध्य प्रदेश के जवारा और मटकी नृत्य भी इसी तरह के संतुलन पर आधारित हैं। बिल्कुल। और इसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का पंडवानी आता है। पंडवानी बेसिकली महाभारत के पांडवों की कथा सुनाने की एक शैली है। लेकिन यहाँ जो नाम सबसे ज्यादा चमकता है वो है तीजन बाई का। तीजन बाई की कहानी तो बहुत ही प्रेरणादायक है। ये जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि तीजन बाई, जिन्होंने गांव के छोटे से मंच पर एक एकतारा हाथ में लेकर गाना शुरू किया था, उन्होंने इस ठेठ स्थानीय कला को दुनिया भर के बड़े बड़े मंचों तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक महिला के संघर्ष और सफलता की जीती जागती मिसाल है। तीजन बाई की ऊर्जा सच में संक्रामक है। जब वे मंच पर गाते हुए बीच बीच में हुंकार भरती हैं तो पूरा दर्शक वर्ग मंत्रमुग्ध हो जाता है। पश्चिम की ओर बढ़ें तो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य सामने आता है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जगह मिली है। भवाई और तेराताली भी वहीं के हैं। कालबेलिया सपेरा जनजाति का नृत्य है। महिलाएं काले रंग के घाघरे पहनकर बिल्कुल सांप की तरह बल खाते हुए इतने तेज और लचीले मूवमेंट करती हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। और गुजरात के गरबा और टिप्पाणी और महाराष्ट्र की लावड़ी की तो अपनी अलग ही तेजी और ऊर्जा है। गोवा का फुगड़ी भी काफी प्रसिद्ध है। हाँ, लेकिन अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे नोट्स में सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के लोक नृत्य। परीक्षाओं के नजरिए से ये खजाना है। बिहार का जट जटिन, पश्चिम बंगाल का बाउल और फिर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ छऊ नृत्य अपने आप में बहुत खास है। छऊ की खासियत ये है कि ये एक मार्शल आर्ट और कलाबाजी पर आधारित नृत्य है। इसके 3 अलग अलग प्रकार हैं: पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। इसमें मुखौटों का भी इस्तेमाल होता है ना? हाँ, इनमें बड़े बड़े और भारी मुखौटों का इस्तेमाल होता है और नर्तक हवा में उछलकर कलाबाजियां खाते हुए पौराणिक युद्धों को दर्शाते हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो मिजोरम का चिराओ या बांस नृत्य, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं, एक बहुत ही शानदार विजुअल बनाता है। ये बहुत ही फुर्ती का काम है। मैंने इसके वीडियो देखे हैं। जमीन पर कुछ लोग लंबी बांस की डंडियों को पकड़कर उन्हें खास ताल पर आपस में टकराते हैं और नर्तक उन टकराते हुए बांसों के बीच अपने पैर फंसाए बिना बड़ी फुर्ती से अंदर बाहर कदम रखते हैं। एक छोटी सी चूक और उनके टखनों पर भारी चोट लग सकती है। ये नृत्य पूरी तरह से लय और टाइमिंग का खेल है। बांसों के टकराने से पैदा होने वाली आवाज ही इस नृत्य का संगीत होती है। इसी तरह सिक्किम का सिंघी छाम या स्नो लायन डांस भी वहां की बर्फीली पहाड़ियों की पहचान है, जिसमें कलाकार बर्फ के शेर की विशाल वेशभूषा पहनकर नाचते हैं। बिल्कुल। असम का बिहू तो हम सब जानते हैं, लेकिन वहां की बोडो जनजाति का बगरुम्बा नृत्य भी बहुत खूबसूरत है, जिसमें महिलाएं तितलियों की तरह अपने परिधानों को लहराती हैं। अरुणाचल का मुखौटा नृत्य और मणिपुर का मार्शल आर्ट नृत्य
थांगता भी इसी कड़ी का हिस्सा है। और अंत में दक्षिण भारत और केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हैं। कर्नाटक का यक्षगान परीक्षाओं का एक और फेवरेट टॉपिक है। यक्षगान कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये एक पूरी रात चलने वाला खुला रंगमंच है। इसमें कलाकार बहुत ही भारी और विस्तृत वेशभूषा पहनते हैं और ढोल की तेज थाप पर पौराणिक कथाओं का मंचन करते हैं। इसी तरह केरल का तय्यम भी बहुत शक्तिशाली है। तय्यम में ये माना जाता है कि नृत्य करते समय कलाकार के शरीर में खुद देवता प्रवेश कर जाते हैं। ये केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक गहरी धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया है। तेलंगाना का पेरिनी शिवतांडवम, आंध्र प्रदेश का ढिमसा और लक्षद्वीप के लावा नृत्य के साथ हमारी ये लंबी सूची पूरी होती है। ये सफर सच में कमाल का था। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कंपेंडियम केवल राज्यों और नृत्यों की एक रूखी सूची नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक जीता जागता रंग बिरंगा नक्शा है। बिल्कुल सही। कश्मीर में वसंत का स्वागत करते कदम हो, मिजोरम में बांस की डंडियों के बीच की फुर्ती हो, राजस्थान के सपेरों की लहर हो या फिर कथकली के चेहरों की खामोश कहानियां, हर नृत्य उस जगह की मिट्टी, वहां के लोगों के संघर्ष और उनके उल्लास की कहानी कहता है। ये कलाएं सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी सीखी और सिखाई जाती रही हैं। गुरु शिष्य परंपरा के जरिए बिना किसी लिखित किताब के एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को ये सब सौंपा है। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। और आज का हमारा अंतिम विचार भी इसी से जुड़ा है। सुनने वालों, जरा गहराई से सोचिए। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारा अटेंशन स्पैन 15 सेकंड की रील्स तक सिमट गया है। दुनिया इंस्टेंट एंटरटेनमेंट की तरफ भाग रही है। ऐसे में जिन शास्त्रीय और लोक नृत्यों को सीखने में दशकों का कठोर अनुशासन, पसीना और समर्पण लगता है, क्या वे अपना मूल स्वरूप और गहराई बचाए रख पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अगली सदी के युवा इन कलाओं से उसी तरह जुड़ पाएंगे या इन्हें जिंदा रखने के लिए इन पारंपरिक नृत्यों को डिजिटल दुनिया के हिसाब से खुद को किसी छोटे, नए और फास्ट पेस्ड रूप में ढालना होगा? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। इस सवाल के साथ मैं आपको आज यहीं छोड़े जाता हूं। इन नोट्स को अब कोई भी सिर्फ याद नहीं करेगा बल्कि इन्हें महसूस करेगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई डीप डाइव और कुछ नए शानदार तथ्यों के साथ। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके प्रसिद्ध वादक। जब प्रतियोगी परीक्षाओं की बात आती है, खासकर एसएससी की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार पेपर में छपता ही छपता है। हाँ, मतलब एकदम फिक्स पैटर्न है इसका। बिल्कुल। तो आज का हमारा लक्ष्य सिर्फ नामों की एक लंबी लिस्ट को पढ़ना नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट मैप तैयार करना है। सीधे फैक्ट्स, महत्वपूर्ण नाम और पुरस्कारों को इस तरह से डिकोड किया जाएगा कि एग्जाम हॉल में ऑप्शंस देखते ही सही जवाब दिमाग में क्लिक कर जाए। और देखिए, इस अप्रोच की सबसे ज्यादा जरूरत भी है। एग्जाम्स में वाद्य यंत्रों और उनके कलाकारों से सीधे सवाल आते हैं, लेकिन लिस्ट इतनी लंबी होती है कि रटने से सिर्फ कंफ्यूजन पैदा होता है। वही तो। अगर इन फैक्ट्स को लॉजिकल ग्रुप्स में बांट लिया जाए तो एग्जाम के समय इन्हें रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है। अक्सर सवाल पूछने वाले का भी एक पैटर्न होता है, और आज हम उसी वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक पक्का स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाना है। तो फिर बिना किसी देरी के इस कॉन्सेप्ट मैप का पहला हिस्सा डिकोड करते हैं। परीक्षाओं में जो वाद्य यंत्र सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं उन्हें हम द बिग 5 की श्रेणी में रख सकते हैं। तबला का। हाँ, तबला वादन। हाँ, तबला वादन की बात हो और उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एग्जाम के नजरिए से सिर्फ नाम काफी नहीं है, उनके अवार्ड से जुड़े फैक्ट्स बहुत अहम है। जैसे उन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। और इसके साथ ही एक बहुत ही रीसेंट फैक्ट भी जुड़ गया है। साल 2023 में उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। एग्जामिनर्स को ऐसे फैक्ट्स बहुत पसंद आते हैं जो आर्ट एंड कल्चर को सीधे करंट अफेयर्स से जोड़ देते हैं। एकदम सही। जाकिर हुसैन के अलावा एक और नाम जो तबला वादन में मजबूती से जुड़ा है वो है उनके पिता अल्लाह रखा खान का। तबले में घरानों का भी अपना महत्व है। बनारस घराने की अगर बात की जाए तो पंडित किशन महाराज एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जहां फंसाने वाले सवाल आते हैं। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। जब एग्जाम में फंसाने वाले सवालों की बात आती है तो असली नाम और उपनाम का एक बहुत ही ट्रिकी फैक्ट सामने आता है। गुदई महाराज का नाम अक्सर विकल्पों में दिया जाता है और इनका असली नाम समता प्रसाद है। बिल्कुल, असली नाम और उपनाम वाले सवाल जानबूझकर इसलिए रखे जाते हैं ताकि रटकर आने वाले कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाएं। गुडाई महाराज और समता प्रसाद एक ही व्यक्ति हैं। ये फैक्ट परीक्षा के लिए एक बहुत बड़ा स्कोरिंग पॉइंट है। इन प्रमुख नामों के अलावा तबला वादन की सूची में कुछ और नाम भी हैं जिन्हें दिमाग में रखना जरूरी है, जैसे लतीफ अहमद खान, फयाज खान, सुखविंदर सिंह और स्वपन चौधरी।
इन नामों को अगर मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में देखा जाए तो इन्हें एलिमिनेशन टेक्निक के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। एकदम। अब तबले की थाप के बाद अगले वाद्य यंत्र पर चलते हैं। डे बिग 5 में अगला वाद्यंत्र जो सबसे ज्यादा सवाल लेकर आता है वह है बांसुरी। यहाँ पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का नाम एक तरह से बांसुरी का पर्याय बन चुका है। एसएससी की परीक्षाओं में ये नाम अनगिनत बार पूछा जा चुका है। हाँ, और बंसरी के मामले में भी असली नाम और उपनाम वाला पैटर्न दोबारा देखने को मिलता है। एक और बहुत ही जरूरी नाम है पन्नालाल घोष का। अच्छा, इनका भी कोई दूसरा नाम है? हाँ, पन्नालाल घोष का ही दूसरा नाम अमिया ज्योति घोष है। जिस तरह तबले में समता प्रसाद और गुदई महाराज का कनेक्शन है, ठीक उसी तरह बंसुरी में पन्नालाल घोष और अमिया ज्योति घोष का कनेक्शन याद रखना जरूरी है। तो अगर दोनों नाम एक ही इंसान के हैं तो परीक्षा में सवाल किसी भी नाम से बन सकता है। बिल्कुल। बंसुरी वादन में अन्य महत्वपूर्ण नामों की एक छोटी सूची भी है, जिसमें राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि और रोनू मजूमदार शामिल हैं। तबला और बंसुरी के बाद द बिग 5 में तीसरा नंबर पर सितार को रखा गया है। सितार का जिक्र आते ही पंडित रविशंकर का नाम सबसे ऊपर आता है। इनके अवार्ड्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि एग्जाम में यहां से सीधे सवाल उठते हैं। और आने भी चाहिए। हाँ, 1999 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और इनके नाम 5 ग्रैमी अवार्ड्स भी दर्ज हैं। ग्रैमी अवार्ड्स का होना पंडित रविशंकर के नाम को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाता है, जो एग्जामिनर्स के लिए एक हाई यील्ड फैक्ट है। लेकिन सितार में एक और बहुत ही दिलचस्प तकनीकी सवाल भी बनता है, जो विलायत खान से जुड़ा है। तकनीकी सवाल कैसा? विलायत खान ने सितार में गायकी अंग का विकास किया था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सितार के तारों से ऐसी ध्वनि निकालना जो बिल्कुल इंसानी गायन जैसी लगे। ये तकनीकी विकास वाकई बहुत खास है। गायकी अंग का नाम आते ही विलायत खान को टिक करना है, ये रूल दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। सितार वादकों की सूची में पंडित रविशंकर की पुत्री अनुष्का शंकर का नाम भी शामिल है। हाँ, और इनके अलावा निखिल बनर्जी, उस्ताद लियाकत खान, बंदे हसन और उमाशंकर मिश्रा भी प्रमुख सितार वादक हैं। सितार के बाद इस लिस्ट में चौथा वाद्य यंत्र शहनाई है। शहनाई के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तब लाल किले पर उन्होंने ही शहनाई वादन किया था। ये सिर्फ एक संगीत का फैक्ट नहीं है, बल्कि ये आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा क्षण है। इसी ऐतिहासिक महत्व के कारण ये सवाल बार बार रिपीट होता है। इसके साथ ही ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2001 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इतिहास और कला के इस संगम पर एग्जामिनर्स की खास नजर रहती है। शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के अलावा अली अहमद हुसैन खान और दया शंकर जगन्नाथ का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। अब आते हैं द बिग 5 के आखिरी वाद्य यंत्र पर, जो थोड़ा अलग भौगोलिक क्षेत्र से आता है। संतूर। बिल्कुल। संतूर मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का एक परंपरागत वाद्य यंत्र है। इसकी सबसे बड़ी बनावट संबंधी विशेषता ये है कि इसमें 100 तार होते हैं। और एग्जाम्स में सीधे तौर पर यह संख्या पूछी जाती है कि किस वाद्य यंत्र में 100 तार होते हैं। संतूर को विश्व स्तर पर शास्त्रीय पहचान दिलाने का पूरा श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा को जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा के साथ साथ संतूर में एक और बहुत ही खास नाम है भजन सुपुरी का। इन्हें संतूर का सूफी संत कहा जाता है। ये एक ऐसा टाइटल है जो सीधे एमसीक्यू फॉर्मेट में फिट बैठता है। तो इस तरह तबला, बांसुरी, सितार, शहनाई और संतूर, ये पंचवाद्य यंत्र परीक्षाओं का मुख्य आधार है। लेकिन आज के समय में परीक्षाओं का जो नया पैटर्न बन रहा है, उसमें कुछ अलग तरह के सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। आप किन सवालों की बात कर रही हैं? विशेषकर महिला कलाकारों पर फोकस काफी बढ़ गया है। ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम सेट करने वाले अब सिर्फ मुख्य धारा के सबसे प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं रहना चाहते। इसी कड़ी में सरोद वाद्य यंत्र का नाम आता है। सरोद के क्षेत्र में जरीन दारूवाला एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला कलाकार हैं। आजकल परीक्षाओं में ऐसे नाम इसलिए डाले जा रहे हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि पढ़ाई कितनी गहराई से की गई है। बिल्कुल। और इसी पैटर्न पर शहनाई वादन में भी एक महिला कलाकार का नाम उभर कर आता है, बागेश्वरी कमर। ये पहली महिला शहनाई वादक हैं। परीक्षा के नजरिए से देखा जाए तो शहनाई की बागेश्वरी कमर और सरोद की जरीन दारूवाला, इन दोनों नामों को एक साथ एक अलग कैटेगरी में याद रखने की रणनीति बहुत कारगर हो सकती है। इन महिला कलाकारों के अलावा सरोद का अपना एक बहुत समृद्ध इतिहास है। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादन का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित नाम है। उनके 2 बेटे अमान और अयान अली बंगश भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सरोद के इतिहास में जब हम और पीछे जाते हैं तो मैहर घराने का जिक्र आता है। हाँ, अलाउद्दीन खान इस मैहर घराने के संस्थापक हैं।
परीक्षाओं में घराना और उसके संस्थापक अक्सर मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में आते हैं, इसलिए अलाउद्दीन खान और मैहर घराने का ये कनेक्शन सरोद के इतिहास के एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखा जाना चाहिए। इनके अलावा उस्ताद अली अकबर खान, बुद्धदेव दास गुप्ता और हाफिज अली खान भी सरोद के महान कलाकारों की सूची में अपना स्थान रखते हैं। सरोद की इस चर्चा के बाद उन अन्य प्रमुख वाद्ययंत्रों की तरफ बढ़ना तार्किक होगा जिनमें तारों का प्रयोग होता है, यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। इस श्रेणी में वीणा, सरांगी और वायलिन बहुत अहम है। वीणा की एक अपनी ही ऐतिहासिक गरिमा है। वीणा वादन में असाद अली खान का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, क्योंकि वो रुद्र वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। एकदम सही। रुद्र वीणा एक बहुत ही प्राचीन और विशिष्ट प्रकार की वीणा है। वीणा वादन के अन्य प्रमुख नामों में एस बालाचंदर, बदरुद्दीन दागर, वी दौरास्वामी अयंगर और कल्याण कृष्ण भागावदर शामिल हैं। वीणा के बाद अगर सारंगी की बात की जाए तो इसका सफर बहुत ही दिलचस्प रहा है। एक लंबे समय तक सारंगी को मुख्य रूप से सिर्फ गायन के पीछे एक संगत वाद्य यंत्र के रूप में ही बजाया जाता था। यही वह बिंदु है जहां से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है। सारंगी को उस बैकग्राउंड की भूमिका से निकालकर एक सोलो वाद्ययंत्र के रूप में स्थापित करने का पूरा श्रेय पंडित राम नारायण को जाता है। परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। सारंगी के अन्य प्रमुख वादकों में उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद शाकूर खान, सबरी खान, रमेश मिश्रा और बिंदु खान के नाम आते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक नाम वायलिन का भी है। वायलिन वैसे तो एक पश्चिमी वाद्य यंत्र है, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसने अपनी एक बहुत मजबूत जगह बना ली है। वायलिन के क्षेत्र में एल सुब्रमण्यम का नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इन्हें एक ग्लोबल म्यूजिशियन के तौर पर जाना जाता है। एल सुब्रमण्यम के अलावा डॉक्टर एन राजन, टी.एन. कृष्णन, लालगुडी जयरमन और विष्णु गोविंद जोग भी प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक जो परीक्षाओं में अक्सर इस्तेमाल होती है, वह है नामों का शॉर्ट फॉर्म। विष्णु गोविंद जोग को अक्सर ऑप्शंस में वीजी जोग के रूप में लिखा जाता है, इसलिए कैंडिडेट्स को इन इनिशियल्स को पहचानने की आदत होनी चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म वाला पॉइंट सच में बहुत जरूरी है। उत्तर भारतीय और स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों की इस विस्तृत चर्चा के बाद अब हमारे कॉन्सेप्ट मैप के अंतिम और सबसे अलग हिस्से की ओर चलते हैं, यानी ताल वाद्य यंत्र और दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र। हाँ, दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्रों की बनावट, उनकी भौगोलिक पृष्ठभूमि और ध्वनि शैली उत्तर भारत से काफी भिन्न होती है। सबसे पहले मृदंगम की बात करते हैं, जो दक्षिण भारत का प्रमुख ताल वाद्य यंत्र है। मृदंगम वादकों की सूची में टी.आर. महालिंगम, पलघाट मणि अय्यर, कराईकुड़ी आर मणि, ठाकुर भिकम सिंह और डॉक्टर जगदीश सिंह का नाम प्रमुख है। मृदंगम के समानांतर अगर उत्तर भारत के ताल वाद्यंत्रों को देखा जाए तो पखवज का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। पखवज वादकों की सूची में पंडित भवानी शंकर, तोटाराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास, उस्ताद रहमान खान और छत्रपति सिंह शामिल हैं। ताल वाद्यंत्रों में ही एक बहुत ही अनूठा वाद्यंत्र भी आता है, घटम। हाँ, घटम। ये वाद्यंत्र देखने में बिल्कुल मिट्टी के घड़े जैसा होता है, लेकिन जब इसे बजाया जाता है तो इसकी ध्वनि हैरान कर देने वाली होती है। एक मिट्टी के घड़े से निकलने वाली ध्वनि को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना कोई छोटी बात नहीं है। घटम के सबसे प्रसिद्ध वादक टी.एच. विनायकरम हैं, जिन्हें विक्कू विनायकरम के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं। एक साधारण से दिखने वाले वाद्यंत्र से ग्रैमी पुरस्कार तक पहुंचना इस फैक्ट को किसी भी परीक्षा के लिए बहुत हाई यील्ड बना देता है। घटम वाद्य यंत्र में एस सुब्रमण्यम का नाम भी ध्यान रखने योग्य है। वैसे विक्कू विनायकरम और उनका ग्रामी पुरस्कार, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे किसी भी हाल में भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्रों की इस सूची में एक और नाम है नदास्वरम का। नदास्वरम दक्षिण भारत का एक मंगल वाद्य है। इस वाद्य यंत्र को याद रखने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना उत्तर भारत की शहनाई से करना। जिस तरह उत्तर भारत में शुभ और मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाई जाती है, उसी तरह दक्षिण भारत में नदास्वरम का उपयोग होता है। चीजों को एक दूसरे से जोड़कर तुलनात्मक रूप से याद रखना एक बहुत ही अच्छी मेमोरी टेक्निक है। नदास्वरम के प्रसिद्ध वादकों में शेख चिन्ना मौलाना, राजा रत्नम पिल्लई और निरुस्वामी पिल्लई का नाम आता है। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट मैप। इस पूरी तार्किक संरचना को दिमाग में पक्का करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स का एक त्वरित रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत B5 से। तबला के लिए जाकिर हुसैन, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरासिया, सितार के लिए पंडित रविशंकर, शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खान और संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा। इसके बाद नए ट्रेंड के अनुसार महिला कलाकारों पर विशेष फोकस। सरोद के लिए जरीन दारोवाला और शहनाई के लिए बागेश्वरी कमर। और अंत में वो असली नाम जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, गुदई महाराज, जिनका असली नाम समता प्रसाद है, और पन्ना लाल घोष, जिन्हें अमिया ज्योति घोष के नाम से भी जाना जाता है।
ये पूरा ढांचा फैक्ट्स को बिना रटे एक लॉजिकल सीक्वेंस में याद रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन फैक्ट्स और परीक्षाओं की इस पूरी चर्चा से परे अगर हम इन वाद्य यंत्रों के इतिहास और बनावट को देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। ये विचार इन कलाओं के भविष्य से जुड़ा है। ये जितने भी परंपरागत वाद्यंत्र हैं, चाहे वो सितार हो, सरोद हो या घटम, और इनसे जुड़े जो भी घराने हैं, वे सदियों से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से विकसित हुए हैं। हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। बिल्कुल। ये सारा ज्ञान विशुद्ध ध्वनिक यानी पूरी तरह से अकूस्टिक रूप में ही सफर करता रहा है। लेकिन आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज हम डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन के दौर में हैं, जहां किसी भी वाद्य यंत्र की ध्वनि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सिंथेसाइजर्स के जरिए सटीक रूप से बनाई जा सकती है। तो असली सवाल ये उठता है कि इन विशुद्ध ध्वनिक कलाओं का भविष्य अगले 50 सालों में क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के इस युग में परंपरागत घरानों और गुरु शिष्य परंपरा का अस्तित्व बचेगा, या फिर ये सदियों पुराने ध्वनिक कला और ये खूबसूरत वाद्ययंत्र सिर्फ म्यूजियम का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर संगीत को समझने वाले हर इंसान को गहराई से मंथन करना चाहिए। और इसी मंथन के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये फैक्ट्स, ये नाम और ये वाद्यंत्र सभी उस समृद्ध कला का हिस्सा हैं जिसे समझना और सहेजना दोनों ही जरूरी हैं। अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले। आज की इस गहरी चर्चा का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये जो डिस्कशन है, ये दिमाग में एक कॉन्सेप्ट मैप की तरह काम करेगा। बिल्कुल। और हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसमें राज्यों के अनुसार त्योहारों का पूरा डेटा है। मतलब इसमें फसल कटाई वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल्स और नववर्ष के सारे फैक्ट्स शामिल हैं। हाँ, तो चलिए इसको अनपैक करते हैं। इस पूरे सेशन में बिना किसी फालतू बात के सीधा फैक्ट्स और लॉजिक पर फोकस किया जाएगा, ताकि रिवीजन आसान हो और चीजें सीधे याद रहें। सही कहा। तो अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के पुराने पेपर्स को डिकोड किया जाए तो एक बात साफ नजर आती है। पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के त्योहारों से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका क्या स्पेसिफिक कारण है? इसका बहुत ठोस कारण है। वहां की भारी सांस्कृतिक विविधता और विशिष्ट जनजातीय संस्कृति। परीक्षा सेट करने वालों का ये सबसे पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि हर त्योहार के पीछे कोई विशेष जनजाति या बहुत ही स्पेसिफिक कारण होता है। बिल्कुल, जो एमसीक्यू के लिए एकदम सटीक सामग्री है। तो इसी लॉजिक के साथ सीधे पूर्वोत्तर भारत के स्टेट वाइज कॉन्सेप्ट मैप पर चलते हैं। शुरुआत नागालैंड से करते हैं। हाँ, नागालैंड में सबसे ऊपर है हॉर्नबिल महोत्सव। इसे अक्सर त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और ये 1 से 10 दिसंबर तक चलता है, राइट? एग्जैक्टली। तारीखें कई बार सीधे तौर पर पूछी गई हैं। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी पर रखा गया है, जो वहां की लोक कथाओं में बहुत सम्मान पाता है। लेकिन सिर्फ तारीखें ही नहीं, नागालैंड के 2 और नाम भी इस लिस्ट में चमक रहे हैं। एक है मोत्सू और दूसरा है सेकरनी। हाँ, मोत्सू की बात करें तो ये एओ जनजाति द्वारा बुआई के बाद मनाया जाता है, और सेकरनी अंगामी जनजाति का एक शुद्धिकरण उत्सव है। इन जनजातियों के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर असम की तरफ बढ़ें तो असम का नाम आते ही बिहू सबसे पहले दिमाग में आता है। लेकिन यहाँ परीक्षा में एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। बिल्कुल ट्रैप होता है। बिहू साल में एक बार नहीं बल्कि 3 बार मनाया जाता है। हाँ, ये 3 बिहू अलग अलग समय पर आते हैं। रोंगाली बिहू वसंत में, कंगाली बिहू अक्टूबर के आसपास जब अन्न के भंडार खाली होते हैं, और भुगाली बिहू जनवरी में, जो कि कटाई के जश्न है। असम के अन्य प्रमुख उत्सवों में माजुली महोत्सव और देहिंग पटकाई भी शामिल हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अंबुबाची मेला, जो कामाख्या मंदिर में लगता है। सही कहा। अंबुबाची मेले को अक्सर पूरब का महाकुंभ भी कहा जाता है। मंदिर की लोकेशन और मेले का नाम सीधा परीक्षा के सवाल है। अब असम के इन घाटियों से निकलकर अगर मणिपुर का रुख करें तो वहाँ संगाई महोत्सव सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हाँ, संगाई दरअसल वहाँ का राज्य पशु है, जो एक दुर्लभ प्रजाति का हिरण है। इसके अलावा मणिपुर का एक बड़ा नाम है योशांग। याओशांग को मणिपुर की होली के रूप में याद रखना एक बहुत ही शानदार मेमोरी हुक है। इसके साथ ही शुरुई लिली और चुम्फा भी मणिपुर के ही प्रमुख त्योहार हैं। बिल्कुल। अब मणिपुर से मेघालय की पहाड़ियों की तरफ चलें तो वहाँ के कॉन्सेप्ट मैप में सबसे प्रमुख नाम वांगला महोत्सव का आता है। ये वही है ना जिसे 100 ड्रम महोत्सव भी कहते हैं। एग्जैक्टली। वांगला में गारो जनजाति के लोग अपने देवता सालजोंग यानी सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं। जनजाति का नाम और ड्रम की संख्या, ये हाई यील्ड फैक्ट्स हैं।
मेघालय में इसके अलावा नोंगक्रेम और चेरी ब्लॉसम उत्सव भी मनाए जाते हैं। चेरी ब्लॉसम तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत जाना जाता है। अब अगर मिजोरम का डेटा देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। हाँ, वहाँ के डेटा में कूट शब्द एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। वहाँ चापचर कूट मनाया जाता है, जो मिजो जनजाति का वसंत उत्सव है। और इसके अलावा मिमकूट और पावलकूट भी मिजोरम के ही त्योहार हैं। ऐसा लगता है कि जहां भी कूट लगा हो वहां मिजोरम को एक मजबूत विकल्प माना जा सकता है। यह एक लॉजिकल पैटर्न है क्योंकि मिजो भाषा में कूट का मतलब ही त्योहार होता है। चापचर कूट तब मनाते हैं जब झूम खेती के लिए जंगल साफ किए जाते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की ओर चलते हैं। यहाँ लोसार मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से तवांग क्षेत्र और मोनपा जनजाति का नववर्ष है। लेकिन अरुणाचल के डेटा में एक जगह बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। वहां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। हाँ, ये एक बड़ा ट्रैप है। अक्सर हॉर्नबिल नाम सुनकर सीधा नागालैंड टिक करने की गलती हो सकती है। बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि सिर्फ हॉर्नबिल नागालैंड में है, लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश में है। इसके साथ ही सुलूंग और जीरो संगीत महोत्सव भी अरुणाचल के महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट हैं। अब त्रिपुरा और सिक्किम का डेटा देखते हैं। त्रिपुरा में खर्ची पूजा होती है। इस पूजा की सबसे खास बात यह है कि इसमें 14 देवी देवताओं की एक साथ पूजा की जाती है। ये 14 देवताओं वाला फैक्ट बहुत स्पेसिफिक है। साथ ही गरिया पूजा और नीरमहल जलोत्सव भी त्रिपुरा की पहचान है। और सिक्किम की बात करें तो यहाँ लोसुंग मनाया जाता है, जो भूटिया जनजाति का नववर्ष है। इसे फसल कटाई के जश्न के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा सिक्किम में सागा दावा और पांग लाबसूल भी मनाए जाते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि पूर्वोत्तर भारत के ज्यादातर त्योहार सीधे तौर पर खेती के अलग अलग चरणों और जनजातीय परंपराओं से गहराई से जुड़े हैं। चाहे वो असम का बिहू हो, मेघालय का वांगला हो या मिजोरम के कूट हो, इन सब का मूल आधार कृषि और प्रकृति का सम्मान ही है। बिल्कुल सही। यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से उतरकर पूर्वी भारत यानी ईस्टर्न इंडिया के मैदानी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, तो त्योहारों का स्वरूप थोड़ा बदल जरूर जाता है, लेकिन उनका कृषि और भूगोल से संबंध वैसा ही अटूट रहता है। एकदम सही एनालिसिस है। पूर्वी भारत के कॉन्सेप्ट मैप में सबसे पहला और बड़ा नाम बिहार का है। बिहार का सबसे प्रमुख पर्व छठ पूजा है, जो सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा के पवित्रता और इसके नियम इसे पूरे भारत में एक अलग पहचान देते हैं। बिहार के डेटा में एक और बहुत बड़ा नाम सोनपुर मेला है। ये गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सिर्फ पशु मेला ही नहीं, बिहार के अन्य पारंपरिक नामों में सामा चकेवा और बिहुला भी शामिल हैं, जो पारिवारिक मान्यताओं से जुड़े हैं। बिहार से आगे पश्चिम बंगाल की तरफ चले तो वहाँ दुर्गा पूजा सबसे प्रमुख है। इसके साथ गंगा सागर मेला है, जो मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। और पश्चिम बंगाल के नववर्ष को पोइला बोईशाख कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा का सांस्कृतिक डेटा आता है। पुरी की रथ यात्रा दुनिया भर में जानी जाती है। हाँ, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ निकाले जाते हैं। कृषि से जुड़ा यहाँ का एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है नुआखाई। नुआखाई, नू का मतलब नया और खाई का मतलब खाना। एग्जैक्टली। ये नई फसल आने की खुशी का सबसे बड़ा जश्न है। उड़ीसा के व्यापारिक इतिहास को दर्शाने वाला बाली जात्रा भी यही का हिस्सा है। इसे एशिया का सबसे बड़ा खुला व्यापार मेला कहा जाता है। और इसके अलावा भव्य सूर्य मंदिर के प्रांगण में होने वाला कोणार्क नृत्य महोत्सव भी उड़ीसा में ही होता है। एक चीज है, उड़ीसा का बाली जात्रा और बिहार का सोनपुर मेला ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हाँ, बाली जात्रा प्राचीन काल में कलिंग के व्यापारियों की बाली, जावा और सुमात्रा तक की समुद्री यात्राओं की याद दिलाता है। ये केवल उत्सव नहीं है, बल्कि भारत की व्यापारिक शक्ति के केंद्र रहे हैं। इसी पूर्वी भारत में झारखंड का डेटा भी देखते हैं। झारखंड में सरहुल बहुत प्रमुख है, जिसमें साल के पेड़ की पूजा होती है। साल के पेड़ की पूजा पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा झारखंड में कर्मा, रोहिणी और भक्ता पर्व मनाए जाते हैं। तो इन सब का असली मतलब क्या है? जब हम पूर्वी भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं, तो त्योहार उत्तर और पूर्व से कैसे अलग हो जाते हैं? दक्षिण भारत के त्योहारों की प्रकृति और उनके पीछे के ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही पौराणिक और मौसम आधारित होते हैं। सबसे पहले केरल का कॉन्सेप्ट मैप देखते हैं। केरल का सबसे बड़ा त्योहार ओणम है। मान्यता है कि ये राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। और इसी ओणम के दौरान मशहूर वल्लमकली यानी पारंपरिक नौका दौड़ का आयोजन होता है, जो विजुअली बहुत आकर्षक है। केरल का पारंपरिक नववर्ष विशु कहलाता है। इस लिस्ट में हाथियों और छतरियों वाले त्रिशूरपुरम का नाम भी आता है। साथ ही सबरीमाला मंदिर में होने वाला मकर विलक्को उत्सव भी केरल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा फैक्ट है। केरल के ओणम की तरह ही पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में पोंगल बहुत महत्वपूर्ण है। पोंगल पूरे 4 दिनों तक चलने वाला फसल का त्योहार है। अक्सर परीक्षा में पोंगल और ओणम को एक साथ विकल्पों में रखकर कंफ्यूजन पैदा किया जाता है, इसलिए इन्हें स्पष्ट रूप से अलग रखना जरूरी है। बिल्कुल। तमिलनाडु में पोंगल के दौरान ही जल्लीकट्टू का आयोजन होता है, जो बैलों को वश में करने का प्राचीन खेल है। इसके अलावा भगवान मुर्गन को समर्पित थिपुसम
और शास्त्रीय नृत्यों का नाट्यांजलि महोत्सव भी तमिलनाडु के प्रमुख बिंदु हैं। यहाँ कर्नाटक के डेटा में एक सीधा तुलनात्मक प्रश्न देखने को मिलता है। तमिलनाडु में बैलों का खेल जल्लीकट्टू होता है, जो कि कर्नाटक में कीचड़ भरे खेतों में भैंसों की दौड़ होती है, जिसे कंबाला कहते हैं। ये समानता और अंतर परीक्षा के लिए बहुत क्रिटिकल है। कर्नाटक में इसके अलावा हम्पी उत्सव, करगा और नववर्ष के रूप में उगादी मनाया जाता है। कर्नाटक से आगे तेलंगाना का डेटा देखते हैं। तेलंगाना में बथुकम्मा बहुत ही अनूठा है, जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। इसमें महिलाएं ताजे फूलों से रंगोली जैसी संरचना बनाती हैं। दूसरा प्रमुख त्योहार बोनालू है, जिसमें देवी महाकाली की पूजा होती है। तेलंगाना में एक और बहुत बड़ा नाम है मेदाराम जतर्रा। ये कोया जनजाति द्वारा देवी सम्मक्का और सारलम्मा के सम्मान में मनाया जाता है। इसके बारे में अचूक फैक्ट ये है कि भीड़ के मामले में ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये विशालता इसे परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां भी नववर्ष के रूप में उगादी ही मनाया जाता है। जी। साथ ही फ्लेमिंगो महोत्सव और तिरुपति में कल्याणोत्सवम भी आंध्र प्रदेश के प्रमुख उत्सव है। दक्षिण भारत के बाद अब पश्चिमी भारत के कॉन्सेप्ट मैप को डिकोड करते हैं। राजस्थान के डेटा में सबसे ऊपर पुष्कर मेला का नाम आता है, जो दुनिया भर में ऊंटों के सबसे बड़े मेले के रूप में प्रसिद्ध है। वहीं जैसलमेर में मरु महोत्सव यानी डेजर्ट फेस्टिवल होता है। राजस्थान की संस्कृति में गणगौर, जयपुर का हाथी महोत्सव और मानसून के स्वागत में मनाई जाने वाली तीज भी शामिल हैं। पुष्कर का ऊंटों से और जयपुर का हाथियों से सीधा संबंध जोड़कर इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। अब अगर गुजरात की तरफ बढ़ें तो वहां की नवरात्रि सबसे प्रमुख है। गुजरात के कच्छ के सफेद रेगिस्तान में रण उत्सव का आयोजन होता है। इसके अलावा उत्तरायण, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहते हैं, और तरणेतर मेला भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। गुजरात से सटे महाराष्ट्र के कॉन्सेप्ट मैप में गणेश चतुर्थी सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र के नव वर्ष को गुड़ी पड़वा कहा जाता है। इसके अलावा मुंबई का काला घोड़ा कला महोत्सव और प्राचीन गुफाओं में होने वाला एलिफेंटा महोत्सव भी महाराष्ट्र की संस्कृति को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र के डेटा में एक ऐतिहासिक तथ्य बहुत ही खास है। वो ये कि बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को किस प्रकार एक सार्वजनिक उत्सव में बदल दिया। बिल्कुल, यह दर्शाता है कि कैसे एक धार्मिक त्योहार को ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया। यह इतिहास और संस्कृति का बेहतरीन क्रॉसओवर है। अंत में पश्चिम भारत के नक्शे पर गोवा का डेटा है। गोवा में आधुनिक सनबर्न फेस्टिवल, पारंपरिक वसंत उत्सव शिग्मो और साओ जोआओ मनाया जाता है। पश्चिम भारत के बाद अब उत्तर और मध्य भारत के कॉन्सेप्ट मैप को समेटते हैं। मध्य प्रदेश से शुरू करते हैं। यहाँ खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है, जिसे भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह माना जाता है। ग्वालियर में तानसेन समारोह और भील जनजाति का पारंपरिक भगोरिया हाट तथा लोक रंग मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्सव हैं। मध्य प्रदेश से अलग हुए राज्य छत्तीसगढ़ का डेटा भी दिलचस्प है। छत्तीसगढ़ में हरेली मनाई जाती है, जो कृषि उपकरणों की पूजा का त्योहार है। यहाँ का बस्तर दशहरा पूरे भारत में सबसे अलग है। यह स्थानीय देवी दंतेश्वरी की आराधना का पर्व है और ये पूरे 75 दिनों तक चलता है। भारत का सबसे लंबा दशहरा होने के कारण ये सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा मड़ई भी छत्तीसगढ़ का प्रमुख जनजातीय त्योहार है। उत्तर प्रदेश के मैदानों की बात करें तो प्रयागराज का कुंभ मेला विश्व प्रसिद्ध है। आगरा में ताज महोत्सव होता है। बरसाना की लठमार होली और वाराणसी की देव दीपावली उत्तर प्रदेश के बहुत ही स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं। बैसाखी सर्दियों के चरम पर लोहड़ी और आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला मनाया जाता है। साथ ही माघी मेला भी प्रमुख है। पहाड़ों की तरफ रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में चंबा का मिंजर मेला, ढालपुर मैदान में होने वाला कुल्लू दशहरा और लाहौल घाटी का हल्दा मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा का ढालपुर मैदान से संबंध एक डीप फैक्ट है। हिमाचल के पड़ोसी उत्तराखंड का डेटा भी बहुत स्पष्ट है। यहाँ हरेला मनाया जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है। बच्चों द्वारा वसंत के स्वागत में फूलदेई और पहाड़ों की पैदल यात्रा नंदा देवी राजजात उत्तराखंड के अद्वितीय उत्सव है। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल, डल झील का शिकारा महोत्सव और कश्मीरी पंडितों का खीर भवानी मेला मनाए जाते हैं। ठंडे रेगिस्तान लद्दाख की बात करें तो यहाँ हेमिस महोत्सव होता है, जो गुरु पद्म संभव की जयंती पर रंग बिरंगे मुखौटे पहनकर मनाया जाता है। लद्दाख में नववर्ष के रूप में लोसार भी मनाया जाता है, जो अरुणाचल के तवांग क्षेत्र से मिलता जुलता है। यहाँ एक बहुत ही बारीक अंतर को समझना जरूरी है। हाँ, उत्तराखंड में हरेला है और छत्तीसगढ़ में हरेली। दोनों के नाम लगभग एक जैसे हैं और विकल्पों में आसानी से फंसाया जा सकता है। इसी तरह लद्दाख का लोसार और अरुणाचल प्रदेश का लोसार एक ही बौद्ध नववर्ष परंपरा के अलग अलग रूप हैं। अगर पुराने पेपर देखें तो सीधा मैच द फॉलोइंग के रूप में नववर्ष के नाम पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से सीधे नंबर निकाले जा सकते हैं। तो चलिए इस नववर्ष के डेटा का एक रैपिड रिकॉल करते हैं, ताकि सब कुछ एक झटके में याद हो जाए।
मैं नाम बोलूंगा, आप राज्य बताएंगे। बिल्कुल, शुरू करते हैं। उगादी? यह दक्षिण भारत के 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का नववर्ष है। गुड़ी पड़वा? ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र का नववर्ष है। पोइला बोईशाख? यह पश्चिम बंगाल का बंगाली नववर्ष है। पुथांडु? ये तमिलनाडु का पारंपरिक नववर्ष है। विशु? ये केरल का नववर्ष है। गोहाग बियू? ये असम का नववर्ष है, जिसे रोंगाली बिहू भी कहते हैं। और आखिरी है नवरे। ये जम्मू और कश्मीर का, विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों का नववर्ष है। शानदार। इस पूरे डेटा को अगर एक विजुअल मैप की तरह समराइज किया जाए तो ये साफ दिखता है कि भारत के हर राज्य का त्योहार वहाँ के भूगोल, जलवायु और कृषि से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। सही कहा। फसल बोने से लेकर फसल काटने तक और नए साल के शुरू होने तक पूरा सांस्कृतिक कैलेंडर प्राकृतिक चक्र पर निर्भर करता है। अगर इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो ये महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। जैसा कि इस पूरी चर्चा में स्पष्ट हुआ, भारत के ये लगभग सभी त्योहार मूल रूप से कृषि और हार्वेस्टिंग के सटीक समय पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। जैसे जैसे देश में तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज के कारण बारिश और मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है, तो फसल चक्र भी धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो क्या आने वाले दशकों में इन त्योहारों की सदियों पुरानी तिथियों और इन्हें मनाने के तरीकों पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? क्या प्रकृति में हो रहे बदलाव हमारी इस हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक टाइमलाइन को फिर से लिखने पर मजबूर कर देंगे? ये एक ऐसा विषय है जिस पर सिर्फ परीक्षा के नजरिए से ही नहीं, बल्कि एक व्यापक भविष्य के नजरिए से भी गहराई से सोचने की जरूरत है। अगला टॉपिक है द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पोर्टिंग अचीवमेंट एंड स्टैटिस्टिक्स का स्पोर्ट्स वर्ल्ड सेक्शन। इस डीप डाइव का मकसद एसएससी और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए स्पोर्ट्स फैक्ट्स का एकदम सिस्टमैटिक और लॉजिकल रिवीजन करना है। बिल्कुल, फैक्चुअल डेंसिटी और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पर ही पूरा फोकस रहेगा हमारा आज। ओके, लेट्स अनपैक दिस। यहाँ हमारा गोल सिर्फ लंबी लंबी लिस्ट्स को रीड करना नहीं है। हम इन फैक्ट्स को एक टॉपर के कॉन्सेप्ट मैप की तरह शार्प और डायरेक्ट रखने वाले हैं। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे ताकि मेमोरी हुक्स बन सकें। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इस पूरे डेटा में ना एक क्लियर पैटर्न छिपा हुआ है। सही कहा। रट्टा मारने के बजाय अगर हम हर इंफॉर्मेशन को कैटेगरीज में डिवाइड कर लें तो बेहतर है। हाँ, कैटेगरीज में डिवाइड करके उसकी थोड़ी हिस्ट्री या लॉजिक समझ लें तो एग्जाम हॉल के हाई प्रेशर माहौल में रिकॉल करना काफी आसान हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं ट्रॉफीज और कप से। एग्जाम में इनको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इन्हें डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और जेंडर के बेस पर मैप करना सबसे सही अप्रोच है मेरी नजर में। सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में 3 सबसे प्रमुख ट्रॉफीज हैं, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। और इसको कॉन्सेप्ट मैप में ऐसे देखिए, रणजी ट्रॉफी स्टेट लेवल का बेस है। फिर आती है ईरानी ट्रॉफी, जिसमें रणजी चैंपियन टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम आपस में भिड़ती हैं। एग्जैक्टली। और क्रिकेट का फॉर्मेट जैसे जैसे बदला ना, तो डोमेस्टिक ट्रॉफीज भी अपडेट हुई हैं। हाँ, जैसे 50 ओवर फॉर्मेट के लिए द्योधर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाती हैं। वहीं T20 फॉर्मेट के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी याद रखनी जरूरी है। एक और है अंडर 23 लेवल पर CK नायडू ट्रॉफी, जो कि भारत के पहले टेस्ट कैप्टन के नाम पर है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो एशेज का नाम सबसे ऊपर आता है, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। एशेज की हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है असल में। 1882 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पर हराया था, तो एक न्यूज़पेपर ने लिखा था कि इंग्लिश क्रिकेट की मौत हो गई और उसकी राख यानी एशेज ऑस्ट्रेलिया ले जाई जाएगी। बस वहीं से इस हिस्टोरिक सीरीज का नाम पड़ गया। ये छोटी सी बैक स्टोरी ना एग्जाम में इस फैक्ट को हमेशा के लिए लॉक कर देती है। सही बात है। अब क्रिकेट से निकलकर अगर फुटबॉल की तरफ चलें तो यहाँ कुछ डोमेस्टिक फैक्ट सीधे पूछे जाते हैं, जैसे ड्यूरांड कप। देखिए, ड्यूरांड कप पर क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये 1888 में शिमला में शुरू हुआ था। नेशनल स्टेट लेवल चैंपियनशिप के लिए संतोष ट्रॉफी का नाम आता है। स्कूल लेवल पर और जूनियर लेवल पर भी स्पेसिफिक कप्स हैं इसमें। हाँ, जैसे अंडर 19 लेवल के लिए BC रॉय ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है और इंटर स्कूल लेवल पर सुब्रोतो कप काफी मशहूर है। इसके अलावा रोवर्स कप भी डोमेस्टिक लेवल पर पूछा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर तो फैक्ट्स क्लियर ही हैं, फीफा वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका और यूरो कप। फुटबॉल के बाद हॉकी एक ऐसा सेक्शन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अनडिस्प्यूटेड फेवरेट रहा है हमेशा से। यहाँ आगा खान कप का नाम लिस्ट में सबसे टॉप पर आता है। एसएससी में ये इतनी बार पूछा गया है क्योंकि इसके नाम से कंफ्यूजन काफी होता है। लोग आगा खान पढ़ के सोचते हैं कि ये हॉर्स रेसिंग या पोलो से जुड़ा होगा, लेकिन एक्चुअली ये हॉकी का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। इसके साथ ही बेटन कप भी याद रखना जरूरी है क्योंकि ये भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है। जैसे फुटबॉल में ड्यूरेंट कप पुराना है, वैसे हॉकी में बेटन कप। बाकी लिस्ट में मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी,
सुल्तान अजलान शाह कप और रंगास्वामी कप शामिल हैं। सुल्तान अजलन शाह कप हर साल मलेशिया में होता है ना? हाँ, और ये इंटरनेशनल फील्ड हॉकी का एक बहुत बड़ा इवेंट है। इन सभी को हॉकी के एक सिंगल माइंड मैप ब्रांच में रखना चाहिए। अब यहाँ आती हैं बैडमिंटन की ट्रॉफीज। मुझे याद है मॉक टेस्ट में थॉमस कप और ऊबर कप हमेशा मिक्सअप हो जाते हैं। दोनों बैडमिंटन से जुड़े हैं, लेकिन इनमें क्लियर डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, यही सवाल है ना। यहाँ जेंडर स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन काम आती है। इसे याद रखने का एक सिंपल फंडा है। क्या फंडा है? थॉमस एक ट्रेडिशनल मेल नाम है, तो थॉमस कप सिर्फ पुरुषों यानी मेंस टीम बैडमिंटन के लिए होता है। वहीं ऊबर कप सिर्फ महिलाओं यानी विमेन्स टीम बैडमिंटन के लिए होता है। ये काफी लॉजिकल है। और अगर किसी ऐसे मेजर टूर्नामेंट की बात करें जिसमें मेन और वुमेन दोनों के मैचेस कंबाइंड होते हैं, तो वहां सुधीरमन कप का नाम आता है। बिल्कुल, ये जेंडर वाला लॉजिक ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में डायरेक्टली मदद करता है। ये ट्रिक वाकई आसान है। यही जेंडर वाला लॉजिक तो टेनिस में भी डायरेक्टली अप्लाई होता है। पुरुषों के टीम इवेंट के लिए डेविस कप होता है और महिलाओं के लिए बिली जीन किंग कप, जिसे पहले फेड कप भी कहा जाता था। इसके अलावा टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स का बोलबाला है, जिनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी साल में होने वाले महीने के हिसाब से याद रखना होता है। एग्जैक्ट सीक्वेंस याद रखना यहाँ बहुत जरूरी है। साल की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, जो जनवरी में हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फिर मई के महीने में फ्रेंच ओपन आता है, जो क्ले कोर्ट यानी मिट्टी पर खेला जाता है और इसकी स्पीड काफी स्लो होती है। उसके बाद जुलाई में आता है विंबलडन, जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है और ग्रास कोर्ट यानी घास पर खेला जाता है। और आखिर में अगस्त या सितंबर के आसपास यूएस ओपन होता है, जो फिर से हार्ड कोर्ट पर होता है। ये सीक्वेंस और सरफेस टाइप दोनों पर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। इन बड़े टीम गेम्स और रैकेट स्पोर्ट्स के अलावा कुछ और नीश स्पोर्ट्स हैं जिनकी ट्रॉफीज सीधे मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में आती है। उनका एक क्विक मैपिंग करते हैं। गोल्फ में राइडर कप, वॉकर कप और अगस्टा मास्टर्स पूछे जाते हैं। राइडर कप में यूरोप और अमेरिका की टीम्स भिड़ती हैं आपस में। टेबल टेनिस में भी बैडमिंटन जैसा ही जेंडर डिवीजन है। विथलिंग कप पुरुषों के लिए है और कॉर्बलोन कप महिलाओं के लिए। और पोलो, जिसे घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, उसमें एजरा कप और राधा मोहन कप इंपॉर्टेंट है। और एक फिजिकल स्पोर्ट है रोइंग यानी नौकायान। रोइंग के मैचेस में स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का अल्टीमेट टेस्ट होता है। और इस स्पोर्ट के लिए वेलिंगटन ट्रॉफी को बार बार पूछा जाता है। इस फैक्ट को डायरेक्ट मेमोरी में लॉक कर लेना चाहिए। Here's where it gets really interesting. ट्रॉफीज और टूर्नामेंट्स का फ्रेमवर्क तो क्लियर हो गया, लेकिन इन टूर्नामेंट्स को जीतने के लिए मैदान पर जो टेक्निकल एक्शन होता है, वहां से एग्जाम का अगला बड़ा टॉपिक निकलता है, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी। सही कहा। कुछ खास टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो किसी एक स्पोर्ट की पूरी आइडेंटिटी होते हैं। अगर हम हॉकी से शुरू करें तो बुली शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम प्रेशर में याद कैसे रहेगा कि बुली क्या है? इन टर्म्स को याद रखने का बेस्ट तरीका इन्हें एक्चुअल गेम एक्शंस के साथ विजुअलाइज करना है। जैसे बास्केटबॉल टिप ऑफ से शुरू होता है, वैसे ही हॉकी में जब 2 प्लेयर्स अपनी स्टिक्स क्रॉस करके बॉल के कंट्रोल के लिए फेस ऑफ करते हैं तो उसे बुली कहते हैं। इसके अलावा स्कूप, पेनल्टी कॉर्नर और ड्रैग फ्लिक जैसे टर्म्स भी हॉकी से जुड़े हैं। ड्रैग फ्लिक एक बड़ा ही टेक्निकल और पावरफुल मूव है, जहां प्लेयर बॉल को हिट करने के बजाय स्टिक से टर्फ पर ड्रैग करते हुए गोल की तरफ फ्लिक करता है। Visualizing the action makes it permanent in memory. टेनिस की टेक्निकल वोकैबुलरी में तो और भी अलग किस्म की हिस्ट्री छिपी है। जैसे स्कोर 0 होने पर उसे लव कहा जाता है। पहली बार सुनने में अजीब लगता है कि स्पोर्ट्स में लव कहाँ से आ गया। इसके पीछे एक बहुत फेमस थ्योरी है कि ये फ्रेंच शब्द लॉस से आया है, जिसका मतलब होता है अंडा यानी एग। क्योंकि 0 की शेप एग जैसी होती है, वहां से ये टर्म इवॉल्व होकर इंग्लिश में लव बन गया। इसके अलावा एस, ड्यूस, स्मैश, वॉली और लेट भी टेनिस की टर्म्स हैं। जब प्लेयर सर्व करता है और इतनी तेज होती है कि ओपोनेंट रैकेट भी नहीं टच कर पाता, तो वो एस होता है। लेट तब होता है जब बॉल सर्व करते वक्त नेट को छूकर सही बॉक्स में गिरती है, तब सर्व दोबारा करनी पड़ती है। क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी तो लगभग हर कोई सुनता ही रहता है, लेकिन लिस्ट को सिस्टमैटिकली देखना चाहिए एक बार। LBW यानी लेग बिफोर विकेट, जहां बैट्समैन विकेट को अपने पैड से ब्लॉक करता है। गुगली, जो कि लेग स्पिनर की ऐसी बॉल होती है जो ऑफ स्पिन की तरह अंदर आती है। यॉर्कर, बाउंसर, मेडन, डक और स्लिप। इनमें एक बड़ा अजीब टर्म है, सिली पॉइंट। इसको सिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्रिकेट के शुरुआती दिनों में बिना हेलमेट और पैड के बैट्समैन के इतना करीब खड़ा होना वाकई में सिली यानी मूर्खतापूर्ण माना जाता था। एक भारी लकड़ी के बैट के सामने इतनी पास फील करना डेफिनेटली डेंजरस है। इस तरह की स्टोरीज टर्मिनोलॉजी को याद रखने का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है। फुटबॉल में चले तो ऑफसाइड रूल सबसे ज्यादा टेक्निकल माना जाता है। ये बेसिकली अटैकिंग प्लेयर्स को गोल के पास सिर्फ खड़े रहने यानी चेरी पिकिंग करने से रोकने के लिए बनाया गया था। इसके साथ ही ड्रिबल, पेनल्टी किक, हैट्रिक, रेड या येलो कार्ड और फाउल आते हैं इसमें।
बॉक्सिंग की टर्मिनोलॉजी पूरी तरह से फिजिकल एक्शन पर बेस्ड है और सीधे पंचेस के एंगल्स को डिस्क्राइब करती है, जैसे जैब जो कि एक क्विक और सीधा पंच होता है, हुक जिसमें हाथ को कर्व करके साइड से मारा जाता है, अपर कट जो नीचे से ऊपर चिन की तरफ आता है, और जब इन पंचेस से अपोनेंट गिर जाए और उठ ना पाए तो वो नॉकआउट होता है। स्विमिंग में भी एक्शन बेस्ड टर्म्स पूछे जाते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। यहाँ बटरफ्लाई शब्द कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करता है। लोग सोचते हैं बटरफ्लाई एक हल्का फुल्का टर्म होगा, लेकिन असल में बटरफ्लाई स्ट्रोक स्विमिंग का सबसे थका देने वाला और टेक्निकल स्ट्रोक होता है, जिसमें दोनों हाथ एक साथ पानी के बाहर से आगे आते हैं। रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग की टेक्निकल टर्म्स थोड़े अलग हैं। नेल्सन और हीव रेसलिंग या ग्रैपलिंग मूवमेंट से जुड़े हैं। हाफ नेल्सन और फुल नेल्सन रेसलिंग के बहुत पॉपुलर होल्ड है। वहीं स्नैच और जर्क डायरेक्टली वेट लिफ्टिंग की टेक्निक्स है। स्नैच में वेट को जमीन से सीधा एक मोशन में सर के ऊपर उठाया जाता है। वही क्लीन एंड जर्क में पहले वेट को शोल्डर्स तक लाकर फिर जर्क के साथ ऊपर पुश किया जाता है। गोल्फ की वोकैबुलरी सुनने में किसी नेचर पार्क जैसी लगती है और ये कंप्लीटली अलग लेवल पर चलती है। बोगी, बर्डी, पार, टी और होल इन वन। यहाँ एक पैटर्न है। अगर आप एक्सपेक्टेड शॉट काउंट यानी पार में बॉल होल में डाल देते हैं तो ठीक है। अगर एक शॉट कम लिया तो उसको पक्षी का नाम दिया गया है बर्डी, और एक शॉट और कम लिया तो और बड़े पक्षी का नाम ईगल। अगर एक शॉट ज्यादा लिया तो बोगी। और टी वो छोटी सी वुडन पैग होती है जिस पर बॉल को पहले शॉट के लिए रखा जाता है। और आखिर में बिलियर्ड्स और स्नूकर आते हैं। इनमें क्यू, पॉट और जिगर जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। क्यू वो स्टिक होती है जिससे बॉल को हिट किया जाता है। पॉट मतलब बॉल को टेबल की पॉकेट में डालना, और जिगर एक मैकेनिकल ब्रिज होता है जो दूर की बॉल को हिट करने के लिए स्टिक को सपोर्ट देता है। हर शब्द का एक विजुअल है। इन गेम एक्शंस और इनकी टेक्निकल टर्म्स को समझने के बाद ये देखना जरूरी है कि इन गेम्स को खेलने के लिए फील्ड पर एक्चुअली लोग कितने होते हैं। ये एक डायरेक्ट नंबर्स गेम है, लेकिन क्या इसको मैप करने का कोई लॉजिकल तरीका है? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इन नंबर्स को रैंडम याद करने के बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटती हुई संख्या के लॉजिक से दिमाग में फिट करना सबसे आसान है। कॉन्सेप्ट मैप में सबसे ऊपर हाईएस्ट नंबर रखना चाहिए। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 15 खिलाड़ी एक टीम में, यानी मैदान पर एक साथ 30 लोग। रग्बी एक हाईली फिजिकल, अग्रेसिव और फास्ट पेस्ड गेम है। जब 30 लोग एक रेक्टेंगुलर फील्ड पर भिड़ते हैं तो वो केओस इमेजिन करके ही हाईएस्ट नंबर याद हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड नंबर जो है 11। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी ये तीनों बहुत बड़े मैदान वाले खेल हैं, इसलिए इनमें मैदान कवर करने के लिए 11-11 खिलाड़ियों की जरूरत होती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट मैप में नीचे आते हैं तो 9 खिलाड़ियों का ग्रुप आता है। बेसबॉल और खो-खो दोनों में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। फिर 8 खिलाड़ी जो जिम्नास्टिक्स की टीम इवेंट में होते हैं। इसके बाद 7 खिलाड़ियों की बारी आती है। कबड्डी, वाटर पोलो और नेटबॉल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ एक छोटा सा कंपैरिजन रिकॉल को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन नॉर्मल पोलो में सिर्फ 4 होते हैं। ये कंपैरिजन बहुत लॉजिकल है। नॉर्मल पोलो घोड़ों पर बैठकर खेला जाता है। घोड़ों को टर्न करने, दौड़ने और सेफली मूव करने के लिए मैदान पर काफी स्पेस चाहिए, इसलिए वहां सिर्फ 4 खिलाड़ी रखे गए। वहीं वाटर पोलो में लोग पानी में तैर रहे होते हैं, इसलिए वहां संख्या 7 होती है। बिल्कुल। उसके बाद लिस्ट में वॉलीबॉल आता है, जिसमें 6 खिलाड़ी नेट के एक तरफ होते हैं। फिर बास्केटबॉल की फास्ट पेस्ड कोर्ट पर 5 खिलाड़ियों की टीम बनाती है। और जैसा डिस्कस किया, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। सबसे आखिरी में रैकेट स्पोर्ट्स आते हैं, जहां इंडिविजुअल स्किल की सबसे ज्यादा टेस्टिंग होती है। बैडमिंटन, टेनिस और टेबल टेनिस, जिनमें या तो सिंगल्स यानी एक खिलाड़ी या डबल्स यानी 2 खिलाड़ी होते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर का सीक्वेंस एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करने में मैजिक की तरह काम करता है। 15 से शुरू करके सीधा 1 या 2 तक आना। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? नंबर्स, ट्रॉफीज और टर्मिनोलॉजीज के बाद एक ही चीज बचती है, वो रियल लोग जिन्होंने इन खेलों को बड़ा बनाया। एग्जाम का एक और परमानेंट फेवरेट सेक्शन है खिलाड़ियों के निकनेम्स और उनकी लिखी हुई ऑटोबायोग्राफीज यानी किताबें। ये ऐसे फैक्चुअल पेयर्स हैं जिनका मैच द फॉलोइंग हर दूसरी शिफ्ट में आता है। हाँ, और यहाँ किताबों के टाइटल्स डायरेक्टली खिलाड़ियों की पर्सनैलिटीज और उनके स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। शुरुआत अगर हॉकी से करें तो मेजर ध्यानचंद। उनके खेल में इतनी स्पीड और कंट्रोल था कि उन्हें हॉकी के जादूगर या द विज़र्ड कहा जाने लगा। और उनकी बुक का नाम कोई फैंसी टाइटल नहीं है, बल्कि उनके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की तरह बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट है, गोल। ये सिंगल वर्ड उनके फोकस को दिखाता है। एथलेटिक्स के ट्रैक पर चलते हैं तो 3 बड़े नाम ध्यान में आते हैं। मिल्खा सिंह, जिनका निकनेम फ्लाइंग सिख है, एक ऐसी स्पीड जो उड़ने जैसी थी। ऑटोबायोग्राफी का नाम उनकी लाइफ, जर्नी और ट्रैक दोनों को कवर करता है, द रेस ऑफ माई लाइफ। दूसरा नाम इंडियन एथलेटिक्स की लेजेंड पीटी उषा का है, जिन्हें पायोली एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल कहा जाता है।
उनकी बुक का नाम भी उनके पॉपुलर निकनेम पर ही रखा गया है, गोल्डन गर्ल। और नई जनरेशन में हिमा दास है, जिन्हें उनके गांव के पास के रेलवे स्टेशन के नाम पर धिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। क्रिकेट लेजेंड्स की किताबें तो लिस्ट में हमेशा रहती हैं और उनके टाइटल्स उनके प्लेइंग स्टाइल से कंप्लीटली मैच करते हैं। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें मास्टर ब्लास्टर बुलाया जाता है, उनकी बुक है प्लेइंग इट माई वे। ये टाइटल दिखाता है कि उन्होंने कैसे अपने टर्म्स पर इतने साल क्रिकेट डोमिनेट किया। सौरव गांगुली, जो पूरे इंडिया के लिए दादा हैं, उनकी बुक का टाइटल है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये सिर्फ क्रिकेट की सेंचुरी नहीं, बल्कि उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स और कैप्टनसी के अप्स एंड डाउन्स को डिस्क्राइब करता है। कपिल देव, जिनका बॉलिंग रन अप और एक्शन इतना तेज था कि उन्हें हरियाणा हरिकेन कहा जाता था, उन्होंने लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जो उनके बिंदास नेचर से मिलती है। बॉक्सिंग रिंग में चलें तो मैरी कॉम का नाम सबसे बड़ा है। उन्हें पूरी दुनिया मैग्निफिसेंट मैरी कहती है। एक ऐसी एथलीट जिसने कई इंजरीज और पर्सनल सेटबैक्स के बाद भी कमबैक किया, तो उनकी बुक का नाम अनब्रेकेबल से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। वहीं टेनिस में सानिया मिर्जा की बुक का नाम एस अगेंस्ट ऑड्स है, या एस शब्द डायरेक्टली टेनिस की उस टर्मिनोलॉजी से जुड़ा है जिसे हमने अभी डिस्कस किया था, वो सर्व जिसे ओपोनेंट रिटर्न ना कर पाए। उन्होंने लाइफ की ऑड्स के खिलाफ वही एस सर्व किया है। बैडमिंटन कोर्ट की चैंपियन साइना नेहवाल की बुक का टाइटल उनके ऑन कोर्ट एग्रेशन और फोकस को क्लियर करता है, प्लेइंग टू विन। और चेस, जहां फिजिकल मूवमेंट नहीं बल्कि प्योरली दिमाग का खेल होता है, वहां लेजेंड विश्वनाथन आनंद की बुक का नाम बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, माइंड मास्टर। इन सभी टाइटल्स में उनके स्पोर्ट्स या उनके लाइफ एक्सपीरियंस का पूरा एसेंस छिपा हुआ है, जिससे इन पेयर्स को रिकॉग्नाइज करना नेचुरल हो जाता है। ये पूरा डेटा एक्चुअली एक हाईली कनेक्टेड कॉन्सेप्ट मैप है। ट्रॉफीज को डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और जेंडर में डिवाइड करना, टर्मिनोलॉजीज को मैदान पर होने वाले फिजिकल एक्शन के साथ विजुअलाइज करना, खिलाड़ियों की संख्या को रग्बी के 15 से टेनिस के 1 तक डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, और ऑटोबायोग्राफीज को खिलाड़ियों की पर्सनालिटी और उनके निकनेम्स के साथ मैप करना। ये रिवीजन फ्रेमवर्क इसलिए इतना इफेक्टिव है क्योंकि एग्जाम हॉल के आखिरी 10 मिनट में आपको लंबे सेंटेंसेस नहीं, यही कनेक्टेड फैक्ट्स याद आते हैं। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए ये देखना आगे काफी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे जैसे खेलों में टेक्नोलॉजी आ रही है, नए फॉर्मेट्स बन रहे हैं, क्या आने वाले समय में इन पुरानी टर्मिनोलॉजीज का मतलब बदल जाएगा? जैसे VAR यानी वीडियो असिस्टेंट रेफरी आने के बाद फुटबॉल में ऑफसाइड को जज करने का तरीका एकदम बदल गया है। क्रिकेट में थर्ड एम्पायर और इम्पैक्ट प्लेयर रूल्स आ चुके हैं, तो क्या नए रूल्स और फॉर्मेट्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन टेक्निकल टर्म्स का नेचर और पूछे जाने का पैटर्न भी इवॉल्व होगा? ये डेफिनेटली एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेपर सेटर हमेशा करंट अपडेट्स को ट्रेडिशनल फैक्ट्स के साथ लिंक करके क्वेश्चन बनाता है। एब्सोल्युटली। डायनामिक चेंजेस हमेशा नए फैक्चुअल क्वेश्चंस बनाते हैं और एस्पिरेंट्स को इन अपडेट्स के लिए अलर्ट रहना पड़ता है। चलिए, इस कॉन्सेप्ट मैप और इन डिटेल्स के साथ स्पोर्ट्स फैक्ट्स का ये लॉजिकल फ्रेमवर्क यहाँ पूरा होता है। एक सिस्टमैटिक रिकॉल स्ट्रैटेजी ही फाइनली उन 4 ऑप्शंस में से सही